नमस्कार, खबरें मध्य प्रदेश की में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं दीपेश बरगले। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। खबर भोपाल से। भोपाल में दामाद ने जमकर हंगामा मचाया है। छत पर चढ़कर कूदने की धमकी एक दामाद देता हुआ नजर आया है। पुलिस ने पकड़कर बड़ी मुश्किल से नीचे उतारा है। 1 घंटे तक ये ड्रामा यहां पर चलता रहा। दोनों परिवारों में विवाद चल रहा है। शादी के बाद से ही यह विवाद चल रहा है, इस तरह की जानकारी निकलकर सामने आ रही है। बैरागढ़ चिचली इलाके का यह मामला बताया जा रहा है, जहां पर एक दामाद छत पर चढ़ गया और जमकर हंगामा करता हुआ नजर आया। तस्वीरें आप देख सकते हैं। छत पर यह दामाद चढ़ा हुआ है, एक और शख्स उसे उतारने की कोशिश कर रहा है और वहां पर बिजली के तार भी खींचे हुए हैं। पुलिस नीचे मौजूद है, परिवार के लोग मौजूद हैं और इस ड्रामे को खत्म करने के लिए जद्दोजहद करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये तस्वीर आप देख सकते हैं। भोपाल के बैरागढ़ का ये मामला है, जहां पर दामाद छत पर चढ़ गया और फुल ड्रामा करता हुआ यहां पर नजर आया। छत से कूदने की धमकी तक दे दी और बड़ी मुश्किल से मान मनव्वल का दौर यहां पर चला। पुलिस की समझाइश हुई, तब जाकर दामाद जी नीचे उतर पाए। अब दामाद जी की नाराजगी क्या थी, परेशानी क्या थी, वो भी हम आप तक जानकारी के जरिए पहुंचाएंगे। लेकिन बताया यह जा रहा है कि लंबे समय से इन परिवारों के बीच विवाद चल रहा था। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी जितेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, क्या ताजा जानकारी, किस विवाद के चलते दामाद जी नाराज हो गए? देखिए, काफी लंबे समय से पति पत्नी के बीच विवाद चल रहा था, जिसे लेकर कई बार जो ये इनके दामाद है, इन्होंने कोशिश की कि उनकी पत्नी उनके घर पहुंच जाए, मगर वो मानने को राजी नहीं थे। और इसी को लेकर आज एक ड्रामा हुआ, जिसमें दामाद अपनी ससुराल पहुंचा और उनकी छत पर चढ़कर ही कूदने की धमकी देने लगा और काफी देर तक ड्रामा चलता रहा। आखिरकार मौके पर जब पुलिस पहुंची तो फिर दामाद जी को मना कर नीचे उतारा गया। तो कह सकते हैं फिर उसके बाद हालांकि मामला थाने पहुंचा है, मगर अभी भी इनका पारिवारिक विवाद सुलझा नहीं है। चलिए, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र इस तमाम जानकारी के लिए। तो जैसा कि हमारे सहयोगी बता रहे हैं कि अभी भी ये पारिवारिक मामला सुलझता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अब लोग मध्यस्थता करते हुए दिखाई देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रदेश में चुनावी भाषण के दौरान नेताओं की जुबान फिसलना आम बात हो चुकी है। भाषण देने के दौरान नेता अपनी मर्यादा को भी ताक पर रख देते हैं। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ डबरा विधानसभा क्षेत्र में आयोजित एक जनसभा को संबोधित करने के दौरान एक ऐसा बयान दे बैठे कि अब जमकर इस पर चर्चा चल रही है। उन्होंने कैबिनेट मंत्री इमरती देवी के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की। उन्होंने इमरती देवी को आइटम बता दिया। इमरती देवी कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो चुकी हैं। कमलनाथ ने इमरती देवी के बारे में कहा कि आप तो उसे मुझसे ज्यादा पहचानते हैं, आपको मुझे पहले ही सावधान कर देना चाहिए था। ये क्या आइटम है? ये उसके जैसे नहीं है क्या? उसका नाम जो मैं क्या उसका नाम लूं? आप तो उसको मेरे से ज्यादा पहचानते हैं। आपको तो मुझे पहले ही सावधान कर देना चाहिए था। ये क्या आइटम है? ये क्या आइटम है? कांग्रेस हार की सुनिश्चितता जान के बौखला रही है और अब अपशब्दों का इस्तेमाल कर रही है। हमारे मंत्रियों के बारे में जो झटकी बातें कही जा रही है, शर्म आनी चाहिए कांग्रेस के मित्रों को। ये हमारी संस्कृति और परंपरा नहीं है। इमरती देवी ने भी एक बयान दिया है कि कांग्रेस सरकार में 5-5 लाख रुपए महीना मिलते थे विधायकों को। भूखा और नंगा कहा, कभी नालायक कहते हैं, अब शब्द कह के अपमान करते हैं। ये ना तो भारतीय संस्कृति है, ना भारत का स्वभाव है। और ये बात सही जो आप कह रहे हैं, कमलनाथ जी ने भ्रष्टाचार का विकेंद्रीकरण करके महापाप किया है। कमलनाथ ने डबरा की सभा में नवरात्रि के इस पर्व पर इमरती देवी ने ही नारी शक्ति का अपमान किया है। बहन इमरती देवी जो अनुसूचित जाति की हमारी प्रत्याशी है, उन्होंने कमलनाथ जी ने उनको आइटम का शब्द उपयोग करके एक नारी शक्ति का अपमान किया है, अनुसूचित जाति की मेरी बहन का अपमान किया है। तो इस चुनाव के अंदर नहीं, संपूर्ण भारत की नारी शक्ति कमलनाथ, तुमको इसका कड़ा जवाब देगा। तो वहीं कमलनाथ के बयान पर बीजेपी अब चुनाव आयोग में शिकायत करने पहुंच चुकी है। वहीं चुनाव प्रचार पर रोक लगाने की भी बीजेपी ने मांग कर दी है। बीजेपी कह रही है कि इस तरह का बयान बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए।
तो ये सबसे महत्वपूर्ण है कि अब बीजेपी इस पूरे मामले को लेकर, इस बयान को लेकर चुनाव आयोग पहुंच चुकी है और सिर्फ चुनाव आयोग ही नहीं, कहीं ना कहीं बीजेपी इस बयान के जरिए पूरी 28 विधानसभा सीटों पर इसका इफेक्ट कहीं ना कहीं करने की कोशिश में है। कोशिश ये की जा रही है कि जिस तरह के भाषा शैली का इस्तेमाल इस चुनाव में किया गया वो अपने आप में अमर्यादित है। बीजेपी लगातार इस बात को पुरजोर तरीके से उठा रही है। अपने आप में अब बीजेपी मुखर होती हुई नजर आ रही है और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी मनोज हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे बातचीत करते हैं। मनोज, आखिर कहीं ना कहीं बीजेपी इस मुद्दे को उठा रही है और भुनाने की कोशिश में है 28 सीटों पर, किस तरह की तैयारी बीजेपी की? दीपेश, आपने बिल्कुल सही कहा और यही सबसे बड़ी वजह है कि लगातार इस बयान के बाद जो है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का ट्वीट आया, उनके बयान आए, तमाम बीजेपी के जो बड़े नेता हैं उनके लगातार बयान अभी भी सामने आ रहे हैं और लगातार कांग्रेस को घेरने की कोशिश इस बयान पर की जा रही है। और कल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भोपाल में इस बयान को लेकर, जो कि इमरती देवी को लेकर दिया गया है, उस पर 2 घंटे तक मौन व्रत भी जो है यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान 2 घंटे तक रखेंगे। तो अब जो है इस पूरे बयान को पेश कराने की कोशिश जो है बीजेपी के द्वारा की जा रही है। हालांकि कमलनाथ की तरफ से अभी तक इस तरीके के बयान या इस तरीके की भाषा या इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया गया है, चाहे पिछले विधानसभा चुनाव हो या ये उपचुनाव हो। लेकिन अब जब उनकी तरफ से ऐसा बयान आया तो बीजेपी अब हमलावर हो गई और लगातार बीजेपी के नेता बयान दे रहे हैं। बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया मनोज इस तमाम जानकारी के लिए। तो कहीं ना कहीं अब इस पूरे मामले को लेकर कैश कराती हुई बीजेपी इस मसले को नजर आ रही है और इस पर लगातार कोशिश की जा रही है कि बीजेपी इसको और ज्यादा पुरजोर तरीके से उठाए और भुनाए। आगे बढ़ते हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने शिवपुरी के पौरी विधानसभा की झिरी गांव में जनसभा को संबोधित किया। सीएम ने इस दौरान कमलनाथ पर जमकर निशाना साधा। सीएम ने खुद को मध्य प्रदेश की मिट्टी का बताते हुए कमलनाथ से पूछा कि वो बताएं कहां के हैं। इसके साथ ही कमलनाथ के एक्टर कहने पर भी तंज कसा है। सीएम ने बीजेपी उम्मीदवार सुरेश धाकड़ के पक्ष में मतदान करने की अपील की है। नंगा और भगा जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। कमलनाथ शिवराज सिंह चौहान जिस धरती पर पैदा हुआ है, मैंने मगरमच्छ के धरती पर जन्म लिया, इसी माटी में खेला, इसी में बड़ा हुआ। मेरा नारा भी यही जला दिया तुमने, तेरा नारा कहां गया ये तो बता दो। तुम कहा गए गाँव कौन सा है, गाँव कौन सी है? कानपुर की हो तो बंगाल। तो चुनावी तूफानी दौरे लगातार जारी है। बुरहानपुर में सिंधिया ने बीजेपी उम्मीदवार सुमित्रा कासडेकर के पक्ष में सभा की और कमलनाथ पर जमकर निशाना साधा। सिंधिया ने कहा कि प्रदेश में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने विकास की लकीर खींची तो कमलनाथ सरकार ने प्रदेश में भ्रष्टाचार की लकीर खींच दी। आशा थी, एक अभिलाषा थी कि एक विकासशील सरकार बनाएंगे, एक प्रगतिशील सरकार बनाएंगे। लेकिन 15 महीनों की सरकार विकास और प्रगति की लकीर तो छोड़ दो, लकीर तो खींची कमलनाथ और क्या जोड़ी है, वाह रे वाह। राजनीति में नहीं, फिल्मी जगत में होनी चाहिए इस जोड़ी। एक है छोटे भाई, सही है कि नहीं?
इतना ही नहीं, खंडवा के मूदी में सिंधिया ने सभा को संबोधित किया और इस दौरान एक किसान की वहां पर मौत हो गई। मंच पर सिंधिया भी मौजूद थे, तभी किसान जीवन सिंह ने कुर्सी पर दम तोड़ दिया। सभा चलती रही, लेकिन पीछे हंगामा शुरू हो गया। तत्काल किसान को पास के अस्पताल में ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने किसान को हार्ट अटैक की वजह से मृत घोषित कर दिया। सिंधिया को इस घटना की जैसे ही जानकारी मिली, उन्होंने तत्काल मंच पर आकर किसान को मौन श्रद्धांजलि दी। कार्यक्रम में खंडवा सांसद नंद कुमार सिंह चौहान भी मौजूद रहे। और चलिए अब आपको सीधे इंदौर लिए चलते हैं, जहां पर सावेर में ज्योतिरादित्य सिंधिया सभा को संबोधित कर रहे हैं। जो आपने मुझे शिक्षा दी है, किसी पद की लालसा मत करना, सेवा निस्वार्थ करना। ये संकल्प जब तक मैं जिंदा हूं, जब तक मेरे रगों में खून है, ये संकल्प पूरा करूंगा। मेरे आपसे अनुरोध करता हूं, मेरे अन्नदाताओं को क्या चाहिए? पानी, बिजली, सड़क, किसान को फसल का उचित दाम, शिक्षा और स्वास्थ्य। पानी के लिए सिंधिया जी का और मुख्यमंत्री जी का आभार देना चाहिए कि नहीं? देना चाहिए। 2400 करोड़ की नर्मदा हर गांव में, कंकेल में, हर खेत को पानी, पीने का पानी मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, सिंधिया जी के नेतृत्व में ये बड़ी योजना, ये बड़ी सौगात हमें और आपको दी है। तो एक दिलचस्प तस्वीर सावेर से निकलकर सामने आई। तुलसीराम सिलावट यहां पर मंच से सभा को संबोधित कर रहे हैं और ज्योतिरादित्य सिंधिया मंच पर नीचे बैठे हुए नजर आ रहे हैं, कुर्सी पर नहीं। आगे बढ़ते हैं, लेकिन सावेर सीट पर बीजेपी के लिए एक मुश्किल खड़ी हो गई थी, लेकिन बीजेपी उस मुश्किल से बाहर निकल चुकी है। यहां पर जगमोहन जी हैं जो मान चुके हैं, और या फिर यह कह लें कि उन्हें मनाने में बीजेपी कामयाब रही है। डैमेज कंट्रोल बीजेपी ने किया और जगमोहन वर्मा को यहां पर मना लिया। रमेश मेंदोला ने यहां पर महत्वपूर्ण भूमिका अदा की, जहां पर पार्टी फिर से अब एकजुट होकर एक साथ चुनाव लड़ने के मूड में नजर आ रही है। सोमवार को वे नामांकन वापस लेने वाले हैं। शिवसेना की ओर से वे चुनाव मैदान में उतर चुके थे और अब बीजेपी ने उन्हें मना लिया और वापसी उनकी बीजेपी में करा ली गई। अब बात बीजेपी के संकल्प पत्र की कर लेते हैं। बीजेपी भी अपना संकल्प पत्र जल्द जारी करने वाली है। 28 सीटों को लेकर संकल्प पत्र जारी किया जाएगा, जिसमें किसान, बेरोजगारों पर फोकस बीजेपी का रहने वाला है। किसान कल्याण निधि यहां पर बढ़ाई जा सकती है, 6000 हो सकती है किसान कल्याण निधि। केंद्र और राज्य सरकार की राशि मिलाकर यहां पर फायदा किसानों को पहुंचाने की उम्मीद अब नजर आ रही है। बीजेपी अपने संकल्प पत्र में इसे बढ़ा सकती है, इस बात के संकेत निकलकर सामने आ रहे हैं। इस उपचुनाव में आपको प्रचार के नए नए अंदाज देखने को मिल रहे होंगे। इस कड़ी में एक नया प्रयोग मुरैना में देखने को मिला है, जहां पर साधु संतों ने भी अपने प्रचार का नया तरीका अख्तियार कर लिया है। इस बार कांग्रेस के स्टार प्रचारक कंप्यूटर बाबा की मंडली ने बिकाऊ नेताओं पर भजन तैयार किया, जिसे वे जगह जगह गाकर कांग्रेस के लिए प्रचार प्रसार कर रहे हैं। जनता जानती है कि कौन बिकाऊ है, कौन टिकाऊ है। जनता जानती है कि किन लोगों ने जनता के वादे निभाने के लिए सरकार को ठोकर मारी। वो कांग्रेस के विधायक जो जनता के बीच गए थे किसान के कर्जे माफ़ी के वादे को लेकर, और जब किसान का कर्जा माफ़ नहीं हुआ तो उन्होंने विधायकी छोड़ी। जब बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता नहीं मिला तब उन्होंने कांग्रेस छोड़ी और अपनी विधायकी छोड़ी। मैं कांग्रेस के नेताओं से पूछना चाहता हूँ कि उनमें यदि इतनी चरित्र है या इतनी नैतिकता है, एक पंच इस्तीफा नहीं दे सकता। मैं तो उन कांग्रेस के विधायक जो कांग्रेस के टिकट पर जीते थे पर कांग्रेस की सरकार की वादा खिलाफी के कारण विधायकी के पद से जिन्होंने इस्तीफा दिया उन्हें साधुवाद करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। वो बिकाऊ नहीं है बल्कि वही टिकाऊ रहेंगे और वो कांग्रेस के गद्दारों को निश्चित रूप से सबक सिखाएंगे। तो जब अत्याचार चरम पर हो और विनाश वाला
नीति हो और सरकार जब जनता का दमन करने लग जाए, पुलिस दमन करने लग जाए, बहन बेटी पे अत्याचार बढ़ जाए, अपहरण माफिया, शराब माफिया सक्रिय हो जाए, लोगों की जाने जाने लग जाए, तो उस समय संतों को मैदान संभालना पड़ता है और संतों को सामने आकर जनता के सामने वास्तविकता रखना पड़ती है। और हम तो खुला कह रहे हैं कि ये चुनाव साधु और शैतान का चुनाव है। जिस प्रकार से एक साधु को दो शैतानों ने मिलकर सरकार गिरा दी गई, तो ये तो साधु और शैतान का चुनाव है। तो साधुओं को, जो असली साधु है, उनको तो आना ही पड़ेगा एक साधु के लिए मैदान। कुछ ऐसा ही धार्मिक तड़के वाला प्रचार प्रसार मुरैना में भी देखने को मिला। मुरैना में उपचुनाव के रण में नेता वोटरों को लुभाने के लिए इस तरह का तरीका अख्तियार करते हुए नजर आए हैं। सुमावली विधानसभा के प्रभारी छत्तीसगढ़ के विधायक विकास उपाध्याय चुनाव प्रचार के दौरान सिकरौदा गांव में पहुंचे, जहां पर भजन कीर्तन कर लोगों को मतदान करने के लिए जागरूक करते हुए नजर आए। जिस विधानसभा की जिम्मेदारी पार्टी ने दी है, उस विधानसभा में कार्यकर्ताओं के साथ कल शनिवार का दिन था, सुंदरकांड गांव में चल रहा था और उसमें भागीदारी लेने का अवसर मिला। शनिवार का दिन था, हनुमान जी का दिन है और हम सब मिलकर उस सुंदरकांड का हिस्सा बने। भगवान का आशीर्वाद हम लोगों ने भी लिया और सबको सद्बुद्धि भगवान दे, इसकी भी प्रार्थना हम लोगों ने। तो सुना आपने, सबको सद्बुद्धि देने की प्रार्थना भी की, लेकिन चुनावी तड़का अब धार्मिक होता हुआ नजर भी आ रहा है। दो अलग अलग खबरें हमने आपको दिखाई कि किस तरह से इस चुनाव प्रचार के दौरान भजन कीर्तन, संगीत की मंडलियां जमती हुई नजर आ रही है। चूंकि ऐसे मौकों पर ये और ज्यादा इफेक्टिव हो जाती है, यही वजह है कि अब प्रचार प्रसार में इसका भी रंग जमता हुआ दिखाई देता है। और चलिए फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, कहीं मत जाइए। ब्रेक के बाद बात होगी उज्जैन शराब कांड पर होती सख्ती की। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। उज्जैन में शराब कांड के बाद सरकार का एक्शन लगातार जारी है। मामले की जांच के लिए बनाई गई उच्च स्तरीय कमेटी ने आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। इसके बाद उज्जैन एसपी मनोज कुमार सिंह का तबादला कर दिया गया है। पुलिस मुख्यालय सत्येंद्र कुमार शुक्ला उज्जैन एसपी बनाए गए हैं। इससे पहले सरकार ने खाराकुआ थाने के टीआई समेत दूसरे पुलिसकर्मियों पर भी कार्रवाई की है। सरकार 2 आबकारी अधिकारियों पर भी कार्रवाई कर चुकी है। इसके अलावा सहायक आबकारी आयुक्त का भी तबादला किया जा चुका है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पूरे मामले को गंभीर बताते हुए पूरे प्रदेश में माफियाओं के खिलाफ सख्ती के साथ कार्रवाई करने के निर्देश जारी किए हैं। मुख्यमंत्री ने प्रदेश में अवैध तरीके से नशीली वस्तुओं की हो रही बिक्री, कारोबार पर रोक लगाने के भी निर्देश जारी किए हैं। सीएम ने कहा कि ऐसे मामलों में दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, साथ ही माफिया और संरक्षण देने वालों को भी छोड़ा नहीं जाएगा। मध्य प्रदेश में जिस प्रकार से माफिया के रूप में और माफिया से मिलकर सरकार की साठगांठ चल रही है और इसी का नतीजा है कि प्रदेश के लोग अपनी जान से हाथ धो रहे हैं। उज्जैन की जो घटना है, जहां जहरीली शराब के कारण वहां 14 लोगों की मौतें हुई, ये सरकार की जवाबदारी है जो माफिया के साथ संरक्षण में काम करती है। जिस एसपी को आज हटाने की बात चल रही, पहले भी एनकाउंटर के समय हमने एसपी से सवाल करे थे कि इस प्रकार के व्यक्तियों को एसपी बनाने का, इस प्रकार से लोगों को संरक्षण, सीधी स्थिति है। मंत्री इस पे जवाब दे, मंत्री इस्तीफा दे, मुख्यमंत्री जवाब दे। कहीं ना कहीं प्रदेश में इनकी सरकार आते ही माफियाओं का राज क्यों बढ़ गया? देखिए, हमारे सरकार में कहीं भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मुख्यमंत्री जी का पहले से निर्देश है कि सरकारी अमले को पूरी जिम्मेदारी के साथ, पूरी निष्ठा के साथ काम करना होगा, क्योंकि कोई घटना होती है और यदि उसमें कोई जिम्मेदार है तो निश्चित रूप से उसके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए और इसीलिए कार्रवाई हुई है। पर इसके साथ साथ ये भी चौक चौबंद व्यवस्था की गई है कि इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो। हमारी सरकार में माननीय शिवराज सिंह चौहान जी के निर्देश पर हर अमले को पूरी जिम्मेदारी से काम करना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। खबर जबलपुर से, जहां पर मासूम अपहरण हत्या मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। मासूम ने एक आरोपी को पहचान लिया था, इसीलिए मासूम की हत्या कर दी गई थी। 2 करोड़ की फिरौती की मांग की गई थी। अमीर बनने के लिए ये साजिश रची गई थी। मासूम का नहर में शव मिला, ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है।
और इसके साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना की खबरें लगातार जारी हैं।